मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं एक नए विषय के एक नए टॉपिक के साथ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिनमें पेपर सेकंड सामाजिक मानव शास्त्र है और उसका एक यूनिट का एक पार्ट है नातेदारी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नातेदारी के बारे में विशद चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत नातेदारी का अर्थ, परिभाषा, नातेदारी के भेद एवं नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। यदि हम देखेंगे कि यदि हमें किसी भी आदिम समाज का अध्ययन करना है अथवा आदिम समाज की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें उनकी नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक कार्य होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज व्यवस्था में नातेदारी एक योजक कड़ी का कार्य करती है। जब विवाह किया जाता है, उससे परिवार का निर्माण होता है, तो ठीक उसी प्रकार से नातेदारी व्यवस्था भी किसी भी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। और नातेदारी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे बंधुत्व, नातेदारी या स्वजन। यदि हम इनका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो हम व्यवहारिक रूप से यदि चर्चा करें तो जिन्हें हम रिश्तेदार अथवा दूर के रिश्तेदार कहते हैं, वो नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब विभिन्न विचारकों ने नातेदारी को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में जो परंपरागत या पारंपरिक संबंध हैं, उनको सामाजिक संबंधों का रूपांतरण करने के लिए अथवा रूप देने के लिए नातेदारी व्यवस्था का उदय हुआ है अथवा नातेदारी के सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत वो आता है। इसी प्रकार हॉबल ने कहा है, नातेदारी व्यवस्था परिस्थिति तथा भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं जो संबंधियों के व्यवहारों को संचालित करती है। यदि हम हॉबल की परिभाषा का कंक्लूजन निकालना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जो संबंधी हैं, जो भी सामाजिक व्यवस्था में नातेदारी के संबंधी हैं, उनके व्यवहारों को संचालित करने, उनका नियमन करने एवं उनको नियंत्रित करने की जो व्यवस्था है, वो नातेदारी के द्वारा ही स्पष्ट की जाती है कि विभिन्न व्यक्तियों की समाज में क्या भूमिका होगी और क्या परिस्थिति होगी और उनको किन नियमों के अनुसार कार्य करना होगा एवं कौन से संबंधियों के साथ कैसे संबंध स्थापित करने होंगे। इन सब का निर्धारण नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से लूसी मेयर ने कहा है कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। अर्थात नातेदारी व्यवस्था में जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, उनको बायोलॉजिकल वर्ड्स में या बायोलॉजिकल शब्दों में व्यक्त किया जाता है। अर्थात सामाजिक को हम बायोलॉजिकल रूप में भी नातेदारी के द्वारा कह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नातेदारी के भेद अर्थात टाइप्स ऑफ नातेदारी, कि किस किस प्रकार से या किन किन भेद को, कौन से भेद हैं जिससे नातेदारी का निर्माण होता है अथवा नातेदारी अस्तित्व में आती है। पहला है विवाह संबंधी नातेदारी। अर्थात नातेदारों के जो प्रकार हैं कि किस प्रकार से नातेदारों का उदय होता है अथवा नातेदारी का उदय होता है। उसमें पहला है विवाह संबंधी नातेदारी। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की नातेदारी में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं और उन वैवाहिक संबंधों को जब सामाजिक और कानूनी आधार पर मान्यता मिल जाती है, तो वो विवाह संबंधी नातेदार कहलाते हैं और उस व्यवस्था को विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल लें, उदाहरण स्वरूप हम देखें, तो जो पति पत्नी के जो संबंध हैं या पति पत्नी से जो नातेदारी विकसित होती है,
वो विवाह संबंधी नातेदारी की श्रेणी में आती है। जब एक स्त्री का विवाह होता है तो वह अनेक व्यक्तियों से उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं। जैसे यदि एक स्त्री का विवाह एक पुरुष से होता है तो पुरुष के माता पिता से, पुरुष के भाई बहन से, इन सभी से उनके विशेष संबंध स्थापित हो जाते हैं और ये सब विवाह संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। और विवाह के द्वारा दो व्यक्तियों का ही नहीं, दो परिवारों के संबंध स्थापित होते हैं और ये विवाह के द्वारा जो संबंध बनते हैं वो विवाह संबंधी नातेदार कहलाते हैं। दूसरा है रक्त संबंधी नातेदारी। अब इस नातेदारी का निर्माण रक्त संबंधों के आधार पर होता है और वो रक्त संबंध कानूनी आधार पर मान्य होने चाहिए। जैसे पिता और पुत्र, पिता पुत्र का जो संबंध है वो रक्त संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत अनेक उदाहरण हैं, जैसे पिता है, माता है, भाई है, बहन, चाचा, ताऊ, बुआ, दादा दादी आदि, ये सभी रक्त संबंधी नातेदारों के उदाहरण होते हैं। अर्थात अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो विवाह संबंधी नातेदार वो होते हैं जो विवाह संबंधों के आधार पर जिनका निर्माण होता है। अर्थात जब विवाह होता है और नए नातेदार जन्म लेते हैं, अर्थात नए नातेदार बनते हैं, तो वो विवाह संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार रक्त संबंधी नातेदारी जब रक्त के आधार पर, जैसे पिता पुत्र के संबंध, वो रक्त संबंधी नातेदारी कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे नातेदारी की श्रेणियां। अब सभी समाजों में व्यक्ति अनेक संबंधियों से संबंधित होता है और यह संबंध किसी से कम होता है और किसी से अधिक निकटता के संबंध होते हैं। यदि व्यवहारिक रूप में भी हम देखें तो एक ही परिवार में, एक ही नातेदारी व्यवस्था में कुछ व्यक्तियों से निकट के संबंध होते हैं, कुछ व्यक्तियों के कम निकट अथवा दूर के संबंध होते हैं और कुछ के अंतर्गत अधिक दूरी के संबंध पाए जाते हैं। अर्थात इनको दूरी और निकटता से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं और वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उन्हीं के अनुसार इनके कर्तव्यों एवं अधिकारों का निर्धारण भी किया जाता है। अर्थात दूरी और निकटता के आधार पर ही उनके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। अब नातेदारी की श्रेणियों में मर्डॉक ने नातेदारी का विस्तृत अध्ययन किया है और उस पर कंक्लूजन दिए हैं और 3 प्रकार के संबंधी बताए हैं। पहला प्राथमिक संबंधी। अब प्राथमिक संबंधी अर्थात जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है या जिनसे हमें संबंध प्रकट करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है, जिनसे हम निकटतम रूप से संबंधित होते हैं। और मर्डॉक ने एक परिवार के अंतर्गत 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी बताए हैं, जिनमें पिता पुत्र के संबंध, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन और बहन बहन, ये 8 प्रकार के संबंध प्राथमिक संबंधियों के अंतर्गत मर्डॉक ने बताए हैं। अर्थात वे संबंधी जिनसे हम प्राथमिक रूप से जुड़े हैं और अत्यंत निकटतम उनमें संबंध पाए जाते हैं। दूसरे बताए हैं मर्डॉक ने द्वितीयक संबंधी, सेकेंडरी रिलेटिव्स। इसके अंतर्गत उन संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। अर्थात हमारे जो प्राथमिक संबंधी हैं उनके प्राथमिक संबंधियों को यदि हमारे संबंध से जोड़ा जाएगा तो वो द्वितीयक संबंधी कहलाएंगे। एग्जाम्पल से आप लोग समझने की कोशिश करो। जैसे कोई एक व्यक्ति है और या एक बच्चा है, उसका जो दादा है वो उसका द्वितीयक संबंधी होगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का जो पिता हैं वो उसके प्राथमिक संबंधी होंगे और उसके जो दादा हैं उसके पिता के प्राथमिक संबंधी होंगे। अर्थात जब ये 3 पीढ़ियों की बात आती है तो जो बच्चा है उसके पिता उसके प्राथमिक संबंधी और दादा उसके द्वितीयक संबंधी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात सामान्य शब्दों में जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं वो द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं।
और इनके अंतर्गत मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधों का उल्लेख किया है, जिनमें उदाहरण के लिए चाचा भतीजा या मामा नाना नानी आदि ये सभी संबंधी द्वितीयक संबंधियों के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, परंतु हमें हमारे प्राथमिक संबंधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, वो द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं। इसी प्रकार से तृतीयक संबंधी मर्डॉक ने तृतीयक संबंधी हैं उनकी संख्या 151 बताइए, 151 बताइए। अब इसके अंतर्गत हम किन्हें सम्मिलित करेंगे? इसके अंतर्गत जो हमारे द्वितीयक संबंधी हैं उनके प्राथमिक संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे यदि वही उदाहरण हम लें तो जो वो बच्चा है उसके दादा और दादा के जो पिता हैं अर्थात उसके पितामह ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो तृतीयक संबंधियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उस बच्चे के जो पिता हैं वो प्राथमिक संबंधी, जो दादा हैं वो द्वितीयक संबंधी और जो पितामह अथवा ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो तृतीयक संबंधियों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें किसी व्यक्ति का कि साले का लड़का, उस हमारा तृतीयक संबंधी होगा, अर्थात उस व्यक्ति का तृतीयक संबंधी कौन होगा? साले का लड़का। कहने का तात्पर्य है जब द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी जो होंगे वो इस श्रेणी में आते हैं और 151 प्रकार के तृतीयक संबंधियों का उल्लेख मर्डॉक ने किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और इसके पश्चात हम नातेदारी के अन्य जो विषय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इस विषय में से भी अनेक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही नातेदारी, विवाह, परिवार एवं नातेदारी ये सभी किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था को समझने के प्राथमिक साधन है, अथवा प्राथमिक रूप से यदि हम किसी समाज को समझना चाहते हैं तो वहाँ की विवाह, परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था को समझना अत्यंत आवश्यक कार्य है। धन्यवाद।